अस्सलाम मेरे बेटे। तो चैप्टर 7 में ऑसिलेशन में आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम के है। कुछ डिफिकल्टी नहीं इसमें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। इसकी डेरिवेशन, टाइम पीरियड का फार्मूला और सिंपल पेंडुलम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्ट करती है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल ठीक जा रही है। अच्छा मेरे बेटे, सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले हमें ये चीज तो क्लियर है कि ये परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने ये बात कही थी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि किस ब्लॉक को, किस ऑपरेटर्स को नाम दिया जाता है सिंपल पेंडुलम का। आप एक मेटल की बनी हुई हैवी बोब को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हो, हैंग करते हो, तो आप उस ऑपरेटर्स को क्या नाम देते हो कि ये हमारे पास क्या कहलाता है मेरा बेटा? सिंपल पेंडुलम। ओ जिसका मैस m है, ये स्ट्रिंग हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग? ऐसी स्ट्रिंग जिसमें इसके मैस की वजह से लेंथ में कोई चेंज ना आए, ऐसी स्ट्रिंग को क्या नाम देंगे हम? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्या नाम देंगे मेरा बेटा? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अ स्मॉल हैवी, a small लेकिन heavy mass subtended by a light, small heavy mass suspended का मतलब होता है लटका देना, suspended by a light and inextensible string, एक ऐसी रस्सी के साथ कनेक्ट कर देना जो कि इनएक्सटेंसिबल है, ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स, जिसको फिक्स किया जाता है एट इट्स अपर एंड। इस ऑपरेटर्स को मेरे बेटे हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। यहां पे जो चीज काबिले गौर है, अब सबको पता है ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे पास, वो रिस्टोरिंग फोर्स का आता है। किसका आता है मेरा बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। कि कौन सी चीज एक्ट करती है एज रिस्टोरिंग फोर्स। अब जरा इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा मेरा बेटा और समझिएगा भी। ये आपके पास मेटेलिक बोर्ड इनिशियली एट रेस्ट, हम वो पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो, ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन भी क्या रखता हो? जीरो हो, तो उस स्टेट को हम मीन पोजीशन का या इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं। ऐसे होता है मेरा बेटा। अब सबको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि वेट ऑफ द बोब विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग रस्सी में जो टेंशन है वो एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस मीन पोजीशन O पे दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। बड़ा खूबसूरत एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मीन पोजीशन O पे, मीन पोजीशन O पे टेंशन किसके इक्वल होती है? मीन पोजीशन O पे टेंशन किसके इक्वल होती है? तो मेरा बेटा T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू mg। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब मेरे बेटे यहां पे आपने स्ट्रिंग को या मेटेलिक बोब को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके आप इसको ले गए यहां पे मेरा बेटा किस पोजीशन पे? एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और आपने उस पोजीशन का नाम दे दिया A। आपने उस पोजीशन को क्या नाम दे दिया मेरा बेटा? A का। अब मेरे बच्चे यहां पे जब ऑब्जेक्ट आप लेके गए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने फोर्स भी अप्लाई कर दी, F इज इक्वल टू ma,
हमें यह बात पता है कि यहां पे कोई तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करेगी किसकी तरफ आओ, अपनी मेन पोजीशन पे। अब मेरे बेटे यहां पे जो कर्व पाथ में डिस्टेंस कवर हुआ है उसको डेफिनेटली आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कर्व भी बन रही है ना, अगर आप इसको विजुलाइज करो कि सर्कुलर मोशन में, तो ये पूरा पाथ ही कंप्लीट बना देगा। पूरा पाथ बना देगा या नहीं बना देगा? अगर आप इसको देखो सर्कुलर मोशन, ये पूरा पाथ बना देगा। इसी तरह मैंने कहा कि यहाँ पे कर्व पाथ में जो डिस्टेंस वो एंगल आ गया थीटा। अब मुझे ये बताओ बच्चे, यहाँ पे स्प्रिंग तो है नहीं कि इलास्टिसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए बेटा, आगे आ जाए। स्प्रिंग तो है नहीं कि इलास्टिसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ की तरफ आएगा। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है कि किसकी तरफ आए, मेन पोजीशन की तरफ। आप हमेशा कहते हो कि उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। हमें यहां पे सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमारी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। तो मेरे बेटे अब सबको पता है कि यहां पे जो वेट है वो तो क्या आएगा बेटे, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसकी डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आएगा। इट मींस कि टेंशन क्या होगी इस डायरेक्शन में। अब टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल नहीं, एंगल का चेंज आ गया। अब इसका मतलब है कि मैं इस वेट को रिजॉल्व करूंगा किसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का सबसे आसान मेथोडोलॉजी है कि इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा दें, इसी लाइन को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा दें। यहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल भी क्या बनेगा मेरा बेटा, यहां पे मैंने उसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ना अपनी आसानी के लिए। मेरे बेटे ये जो थीटा के साथ होती है ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और एक्स पे ये वेट है, एक्स पे वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा, डब्ल्यू एक्स, और यहां पे कौन सा बनेगा मेरा बेटा, डब्ल्यू वाई। एक फोर्स जब नॉर पैरेलल हो, नॉर परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो मेरा बेटा, तो आप कहते हो ये ना तो एग्जैक्टली एक्स पे है ना एग्जैक्टली वाई पे है। उस वक्त हम उसको किस में रिजॉल्व करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसको एफ वाई कह देते हैं, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसे एफ एक्स कह देते हैं कि इतना हिस्सा इसका एक्स के अलोंग अफेक्टिव है और इतना हिस्सा इसका वाई के अलोंग अफेक्टिव है। सिमिलरली यहां पे ये इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं आ रही थी तो हमने इस वेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये लाइन जो कि पैरेलल थी इसको एक्सटेंड किया तो उसको WX का नाम दे दिया। यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की, प्रोजेक्शन 90 पे ड्रॉ की जाती है तो उसको WY का नाम दे दिया। WX आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, W cos थीटा। W क्या होता है मेरा बेटा, mg, तो ये क्या बन गया mg cos थीटा। और अगर मैं WY की बात करूं तो वो क्या आएगा मेरे पास मेरा बेटा, mg sin थीटा। अब अगर आप गौर करें इसके पैरेलल जो लाइन आपने एक्सटेंड की है वो वेट का x कंपोनेंट है, वो वेट का x कंपोनेंट है। एट एक्सट्रीम पोजीशन A वेट का x कंपोनेंट और टेंशन T दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस तरफ नहीं जा रहा बल्कि किस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मेन पोजीशन की तरफ। किस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मेन पोजीशन की तरफ। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पे इन दोनों की वजह से किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ना वो टी की तरफ जाएगा ना वो डब्ल्यू की तरफ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल आउट। हमने तो यहां पे क्या ढूंढनी है, रिस्टोरिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करेगी किस तरफ जाने में, मेन पोजीशन पे। उसको हमने क्या नाम दिया, O। अब ये वो फोर्स देखो, ये W वेट का जो Y कंपोनेंट है इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये क्या है, mg sin थीटा। ये क्या एक्ट कर रहा है मेरा बेटा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ऑब्जेक्ट को मजबूर कर रहा है कि भाई किसकी तरफ जाओ,
मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोटल वेट में से x का कोई काम नहीं है, सिर्फ y कंपोनेंट एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स और ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ ला रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरी जो रिस्टोरिंग फोर्स है किसकी को ला रही है, mg sin थीटा की। रिस्टोरिंग फोर्स किसकी को लागी मेरा बेटा, mg sin थीटा की। यहां तक मेरे बेटे कुछ मुश्किल लगा तो बताएं। अब ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आएगा मेरा बेटा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द फोर्स व्हिच टेल्स द ऑब्जेक्ट टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से रीअटेन करो, उस फोर्स को हम बेटा क्या नाम देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर होगी। और हमने यहां पे प्रूव कर लिया कि mg sin थीटा एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। यहां तक मुश्किल है तो बताएं बेटा। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, यहां पे मैं ये चीज में लिख लेता हूं कि जी रिस्टोरिंग फोर्स के साथ जो साइन है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। यहां भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, Fr इज इक्वल टू माइनस kx। क्यों था, क्योंकि अगर आप उसको इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हो, वो किसकी तरफ जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ। हमने तो रिस्टोरिंग फोर्स, जिस तरफ एक्सेलरेशन पैदा होगा वही इफेक्टिव फोर्स होगी। किस तरफ एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसलिए मैं कौन सी फोर्स लिखूंगा फिर, रिस्टोरिंग फोर्स Fr। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि x में और Fr दोनों एक दूसरे के हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा मेरे बेटे, यहां पे डेरिवेशन करने के लिए ये बात कही जाती है, इफ थीटा इज वेरी लार्ज, इफ थीटा इज वेरी लार्ज। अगर आप ये बात कहते हैं, ये चीज आ जाती है, ये एंगल क्या होता जा रहा है मेरा बेटा, बढ़ता जा रहा है। इफ थीटा इज वेरी लार्ज, x ग्रेटर देन, आपके पास आ जाता है x की, इफ s इज ग्रेटर देन x, x किसे कहते हैं मेरा बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। x क्या होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। हमें रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशनशिप डेवलप करना है। आपने थीटा का फार्मूला पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। अब मेरे बेटे s वो डिस्टेंस था जो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हुए कवर करता था, और एंगल क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कर्व के ऊपर जो डिस्टेंस होता था उसको हम क्या नाम देते थे, s का। यहां पे अगर इसको मैं क्या नाम दूं मेरा बेटा, s। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, थीटा। मुझे तो डेरिवेशन में ये चीज भी प्रूव करनी है कि यहां पे कर्व पाथ में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और लीनियर पाथ में भी कवर हो रहा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को, अगर एंगल को बहुत छोटा कर दूं मेरे बेटे, अगर थीटा बहुत लार्ज होता है, इफ थीटा इज वेरी लार्ज, तो s की वैल्यू x से हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। s की वैल्यू हमेशा x से क्या आएगी, ग्रेटर। इसको जरा विजुअलाइज करें, ये थीटा है, ये s है। आप s को बढ़ाते जाएं, s कब बढ़ेगा, आप जब थीटा क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। थीटा क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो ये x की वैल्यू इस s से हमेशा क्या होती जाएगी, छोटी। ये हमारा इस वक्त क्या है, x मौजूद है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आप एंगल को छोटा रखेंगे टू एंड फ्रो मोशन में, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो x किसके इक्वल आ सकता है, x के। s किसके इक्वल आ सकता है, s के। जैसे आपने यहां पे कहा था ना कि अगर आपके पास 1 रेडियन एंगल हो तो s किसके इक्वल आ रहा था, r के। यहां पे इसी तरह अगर एंगल बहुत छोटा होगा यहां पे ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां तक, तो आप कह सकते हैं कि हमारा s किसके इक्वल आ रहा है, x के। हमारा s किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, x के। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि x और s दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। s हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और कर्व डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब मेरे बेटे आप अगर डेरिवेशन की तरफ आओ, सो ma किसके इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल आ रही है, ma के। इसको हम किसके इक्वल प्रूफ लिखते होते थे, और हमारी जो दूसरी फोर्स थी जो क्या होती थी, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या आ रही है, माइनस mg sin थीटा
अब थीटा की वैल्यूएशन तो आ गई यहां पे, थीटा तो डिपेंडेंट में आ गया कि थीटा कम भी हो सकता है, थीटा ज्यादा भी हो सकता है। तो मेरे बेटे एम एम के साथ क्या हो गया, कैंसिल, एम एम के साथ क्या हो गया, कैंसिल। ए किसके को आ गया बेटा, माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा। मुझे प्रूव करना है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी हमने कहा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आप ये डेरिवेशन कब कर रहे हैं, जब आपके पास एंगल क्या है, बहुत छोटा है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मेरे बेटे आप साइन थीटा लिखें या थीटा लिखें, दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, सेम आएगी। अगर एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, तो थीटा और साइन थीटा में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब मैं साइन थीटा की जगह में सिंपली क्या लिख सकता हूं, थीटा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी थीटा। ए किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा, माइनस जी थीटा की इक्वल। अब वो शुरू में मैंने लिखा था थीटा किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर के। अब हमारे पास ये बन गया इफ ए इज इक्वल टू माइनस जी एस ओवर आर। ये वाली साइड रेस कर दूं मेरी इजाजत है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो लिख लिया, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपने रेडियस पढ़ा हुआ है। सिंपल पेंडुलम में रेडियस की जगह पे किस चीज की रिप्लेसमेंट लेके आएंगे आप, यार देखो s की जगह पे तो आपने x दोनों को बराबर लिख लिया कि s की जगह पे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, s इज इक्वल टू x। लेकिन रेडियस की जगह पे क्या चीज आएगी, l। रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगी मेरा बेटा, l। फॉर s इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो r किसके को लाएगा मेरा बेटा, l की। l इज व्हाट, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे, ये सर्कुलर मोशन है, तो फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और वो हमारा रेडियस किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के इक्वल। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर ए का। क्या नाम दे दिया मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर ए का। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर रेगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते थे हम, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आ गए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब हमने तो कंपैरिजन करना है, और यहां से अगर आप कंपैरिजन करो तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसको आप लिख सकते हैं मेरा बेटा, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। इस फॉर्म में लेके आना ना, x को x के साथ कंपैरिजन करेंगे, इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस किसकी हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये जनरल इक्वेशन हमने साबित की थी। हम साबित करना चाह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है। दोनों को क्या किया, कंपैरिजन। तो ओमेगा स्क्वायर के हिस्से में क्या आया, g ओवर l। ओमेगा स्क्वायर के हिस्से में क्या आ रहा है मेरा बेटा, g ओवर l। ओमेगा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट g ओवर l के। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी इतनी लंबी डेरिवेशन का मकसद क्या था। ओमेगा किसके इक्वल आ गया, g ओवर l। ओमेगा क्या होता है मेरा बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में किसी स्पेसिफिक टाइम में एक चक्कर मुकम्मल करे, उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर्कुलर पाथ में जब पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा 360, जितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड 2 पाई ओवर टी हमारी क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टी किसके को आएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, जी ओवर एल। अगर ऊपर शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 पाई जी ओवर। आप लोगों ने हमेशा पेंडुलम का ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, 2 पाई इनटू अंडर रूट एल ओवर जी, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इससे पहले आपने जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, आपने ये डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब क्या है कि पेंडुलम कितने टाइम में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, उसको मेरा बेटा क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब जरा
सारी चीजें लिखने छोड़ के एक दफा सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? इनएक्सटेंसिबल, एक ऐसी रस्सी के साथ एक हैवी मैश को लेकिन छोटा सा हो, जोड़ देना जिसकी वजह से रस्सी में कम या ज्यादा ना हो, रस्सी की लेंथ में कोई फर्क ना आए, ऐसी रस्सी को क्या कहते हैं? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ a heavier but small mass is attached, तो पूरा apparatus आपके पास क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस सॉरी, क्या कहलाता है? सिंपल पेंडुलम। हमने प्रूव करना है कि जी सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए जरूरी है कि हम उसमें क्या चीज प्रूव करें? सबसे पहले कि उसमें क्या मौजूद है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या मौजूद है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको मजबूर करती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करे। हमने सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वो कंप्लीट रेस्ट में है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, एफ भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई? इसकी मेन पोजीशन। फिर उसके बाद आपने इस पे लगाई फोर्स लगा के अब पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले गए, उसको आपने कह दिया कि हमारे पास कौन सी पोजीशन आ गई? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन आ गई? एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आए, आप जैसे ही उसको रिलीज करोगे दोबारा फिर किसकी तरफ जाएगा? मेन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कोई ऐसी फोर्स अब एक्शन में आ गई है जो पेंडुलम को मजबूर करेगी किसकी तरफ जाएगी? मेन पोजीशन की तरफ। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। हमने फिर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे स्प्रिंग तो है नहीं कि रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से आ गई, तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो काम कर रही है किसका? रिस्टोरिंग फोर्स का। तो उसके लिए हमने देखा कि यहां पे देखा कि वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे वेट नीचे है, टेंशन थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि वेट का कुछ हिस्सा एक्स पे है और कुछ हिस्सा वाई पे है, क्योंकि ना तो एग्जैक्टली एक्स पे मौजूद है और ना ही एग्जैक्टली वाई पे मौजूद है, तो हमने उसको रिजोल्व कर दिया उसके वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। जब रिजोल्व किया हमने देखा कि उसका एक्स कंपोनेंट और टेंशन टी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? ऑपोजिट। उन पे मतलब उसका मैस पे किसी किस्म का कोई असर नहीं है। यहां पे अगर एक ही फोर्स मौजूद है जो एक्शन में है, वो वेट का कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ से। इसलिए हमने वेट के वाई कंपोनेंट को क्या नाम दे दिया? रिस्टोरिंग फोर्स। और उसने कह दिया माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस का साइन इसलिए लगाया कि अगर आप मैच को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स को किसी तरफ लेके आ रही है? मेन पोजीशन की तरफ। यहां तक आ गई। अब हमने डेरिवेशन करनी थी टाइम पीरियड की। आपने ये देखा टाइम पीरियड वो चीज होती है जिसमें एक चक्कर मुकम्मल करे, जैसे कि जमीन 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करी तो उसका टाइम पीरियड है। सर्कुलर पाथ में अगर आप अपना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, एक चक्कर मुकम्मल करते हो, तो कितने टाइम में कवर किया वो आपका टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह ये पेंडुलम अपनी टू एंड फ्रो मोशन ओ से ए से ओ से बी और दोबारा फिर ओ तक आने में कितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला देखने कि वो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स की वजह से कम हो सकता है और किन किन फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हो सकता है। तो आपने कहा कि जी अगर थीटा ये बहुत स्मॉल हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम कहते हैं कि उसका जो एक्स है, जो कर्व पाथ पे ये एस है और एक्स दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए हम यूनिट क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। वन रेडियन को डिफाइन करने के लिए हमने एस और आर को आपस में क्या रखा था? इक्वल रखा था। हाँ, अगर लार्ज करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। अगर इक्वल आएंगे तो हमने कहा कि एम ए फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, और जिस फोर्स से आपने इस मैस एम को हटाया वो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स थी, तो मैंने लिख दिया एम ए, जैसे कि पिछली डेरिवेशन की थी इसलिए डायरेक्ट लिख दी। एम ए इज इक्वल टू किसके बुला रहे हैं? माइनस एम जी साइन थीटा। एम एम के साथ कैंसिल, ए आ गया माइनस जी साइन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा यहां पे मौजूद है। थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अब आप एक कर्व के अलोंग है, और कर्व के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या प्लेन एंगल भी कहते हैं। और प्लेन एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको s को किस पे डिवाइड करना पड़ता था? r पे। थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, तो मैंने भी क्या लिख दिया यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। हमने कहा था अगर थीटा बहुत छोटा हो तो आप 0 लिखो या साइन 0 लिखो, बात क्या होती है? सेम होती है।
अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, उससे फर्क नहीं पड़ता आप उसका साइन लो या ओरिजिनल वैल्यू वैसी की वैसे लिखो। तो मैंने थीटा की रिप्लेसमेंट सिर्फ थीटा के साथ कर दी, थीटा की जगह लिख दिया s ओवर r। अब आपने कहा s की जगह तो हमने x ले लिया, डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लिया, x ले लिया, जो o से a तक का था। तो r की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, आप इसको विजुलाइज करेंगे, पूरे सर्कल में मूव कर रहे हैं तो फिक्स्ड एंड से पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। r की जगह पे क्या आ गया, लेंथ, r इज इक्वल टू l, s की जगह क्या आ गया x, तो क्या बन गया x ओवर l। हमने कहा था ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। किसका एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल पेंडुलम। और हम कहते हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें क्या प्रूव कर दी, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये भी प्रूव कर दिया वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन एक्सेलरेशन की क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अगर मैं मैच स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करूंगा तो इस इक्वेशन का मैच स्प्रिंग सिस्टम के साथ कंपैरिजन करूंगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल पेंडुलम की, तो इस इक्वेशन का किसके साथ कंपैरिजन करूंगा, सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन के साथ। तो वहां से मैंने देखा कि ओमेगा स्क्वायर यहां पे जो चीज यहां पे वही चीज क्या होगी, अगर ये a है, ये है, और ये फिर ये क्या होगा, दो इक्वेशंस में जब आप कंपैरिजन करते हो और कहते हो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर a एक इक्वल है तो माइनस g के गेस जो चीज आ रही होगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो हमने कहा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, g ओवर l के। यहां पे ओमेगा स्क्वायर है तो यहां पे उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, g ओवर l। मैंने वैसे का वैसे उठा लिया। ओमेगा कैलकुलेट करना हो, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, तो किसके इक्वल आ गया, g ओवर l के, g ओवर l के ओमेगा आ गया। हमने कहा हमें कैलकुलेट क्या करना था, टाइम पीरियड। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कितने टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल करता है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2 पाई ओवर टी लिख लिया, यहां से टी चाहिए तो ओमेगा नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट जी ओवर एल। इसको ऊपर शिफ्ट किया तो क्या बन गई, एल ओवर जी। तो यहां से क्या जाहिर हो रहा है कि जी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम is related to the length of the pendulum and gravitational acceleration due to gravity। इवन के 10th क्लास में आपने ये न्यूमेरिकल्स में किए होंगे कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द वैल्यू ऑन द अर्थ और ऑन द मून। मून पे यही जी की वैल्यू क्या हो जाती है 1.6, जो कि अर्थ पे कितनी होती है 9.8। अच्छा एक न्यूमेरिकल भी है वो भी डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जी आप कैलकुलेट करके बताएं, अगर जी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जी की वैल्यू कितनी हो मेरा बेटा 9.8, इसी फार्मूले से जी बेटे जी ठीक है। जी की वैल्यू अगर आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जी की वैल्यू, और आपसे ये कहा जाए कि टाइम पीरियड आपके पास 1 सेकंड है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैलकुलेट करके दें, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैलकुलेट करके दें। तो मेरा बेटा कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं होनी। t इज इक्वल टू 1 ओवर, t इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। आपको यहां से लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लोगे स्क्वायर, क्या आएगा t स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये क्या आएगा l ओवर g, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, g t स्क्वायर के साथ आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 पाई स्क्वायर इधर आके क्या होगा डिवाइड, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा लेंथ के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, g की वैल्यू अगर आपके पास 9.8 हो, t कितना आ रहा है 1 4, पाई की वैल्यू क्या आएगी 3.14, इसका क्या आ गया स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगी आपके पास लेंथ, और ये लेंथ आती है अबाउट 0.25 मीटर। और साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए टाइम पीरियड था, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, सबसे आसान तरीका है, वी नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड है आपके पास 1 सेकंड, 1 को 1 पे डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी 1 हर्ट्ज। अच्छा अभी आप लोगों ने ये फार्मूला लिखा, ये किसका था टाइम पीरियड का। और अगर आपको ये कहा जाए जनाब आप फॉर्मूला लिखें फ्रीक्वेंसी का, तो क्या करोगे मेरा बेटा f की वैल्यू को t पे क्या कर दोगे डिवाइड, 1 ओवर t आ जाएगा। 1 ओवर t का मतलब t का जो फॉर्मूला उसको 1 ओवर में लिखें तो क्या आएगा 1 ओवर 2 पाई
अंडर रूट एल ओवर जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, और ये क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इसके ऊपर भी स्टार बना रहा हूँ, आपको ये चीज भी बड़े अच्छे से और क्लियरली बता दूं कि एमडी कैट ईटा में फिर सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन जरूर आता है। और यही चीज होती है कि आपने फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसके अलावा ऐसा। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है, डेफिनेशन भी है आपके बुक में नहीं है। व्हाट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। आप पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called second pendulum. A pendulum whose time period is 2 seconds। जनाब ने बोला 2 सेकंड का मतलब क्या है, ऐसा पेंडुलम जो अपना एक चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करे, उसे उसका टाइम पीरियड कितना होगा मेरा बेटा, 2 सेकंड। स्पेशली उस पेंडुलम को नाम दिया गया है सेकंड पेंडुलम का, उस पेंडुलम को नाम दिया गया है सेकंड पेंडुलम का। A pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंटी टेस्ट। सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड, और अगर आपसे ये पूछा जाए द सेकंड पेंडुलम हैविंग फ्रीक्वेंसी, तो मेरे बेटे आपको उसका टाइम पीरियड तो पता है कितना है, 2 सेकंड। 1 ओवर टी का मतलब क्या होता है, 1 ओवर 2, ये भी तो पूछा जा सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। यूनिट क्या आएगा उसके साथ, हर्ट्ज, या फिर क्या पूछा जा सकता है 0.5 हर्ट्ज। क्लियर होगी बच्चों ये बात। यहां तक क्वेश्चन नहीं है तो मेरी जान इस लेक्चर को दोबारा से सुनिएगा, जहां से कोई चीज नहीं पूछनी है, नहीं पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, जितने हमारे। अल्लाह हाफिज़।